नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का 9वां एपिसोड। शादी से बचने के लिए घर से भागने के बाद सबसे पहले भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथी सचिंद्रनाथ सान्याल के पास पहुंचे और सचिंद्रनाथ ने भगत सिंह को कानपुर भेज दिया। कानपुर पहुंचने के बाद भगत सिंह प्रताप अखबार के रिपोर्टर बनकर रहने लगे। दोस्तों, कहानी आगे सुनने से पहले आप स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टोरी वाला एक नया चैनल है जिसे आप जैसे साथियों के साथ की बहुत जरूरत है। अब हम आते हैं कहानी पर। एक रात जब पूरे कानपुर शहर की खाक छान लेने के बाद भगत सिंह प्रताप अखबार के दफ्तर पर पहुंचे तो भगत सिंह ने दरवाजे पर एक तेजस्वी शख्स को बाहर आते हुए देखा और भगत सिंह के कदम मानो वहीं रुक गए। वो तेजस्वी शख्स कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद थे। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्रभावित थे, लेकिन इस तरह अचानक चंद्रशेखर आजाद से सामना होगा ये भगत सिंह ने नहीं सोचा था। भगत सिंह तेजी से चंद्रशेखर आजाद की तरफ भागे, क्योंकि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिलना चाहते थे, उन्हें करीब से देखना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह आजाद के पास पहुंच पाते उससे पहले आजाद अपने साथियों के साथ साइकिल पर सवार होकर रात के अंधेरे में ओझल हो चुके थे। मायूस होकर भगत सिंह जब अखबार के दफ्तर में पहुंचे तो गणेश शंकर विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त थे। भगत सिंह गणेश शंकर के पास जाकर कुछ बोले उससे पहले गणेश शंकर ने भगत सिंह से कहा, अरे भगत, कहाँ थे तुम? तुमने आने में जरा सी देर कर दी। थोड़ी देर पहले अगर आ जाते तो आज तुम्हारी मुलाकात आजाद जी से हो जाती। भगत सिंह ने उतावले होते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा अभी उन्हें जाते हुए। गणेश जी, मुलाकात तो अब भी हो सकती है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तेजी से साइकिल चलाएंगे तो पहुंच जाएंगे। आजाद जी और उनके साथी पास वाले चौराहे से आगे नहीं गए होंगे। भगत सिंह को आजाद से मिलने की जो तलब थी उसे देखकर गणेश शंकर को भी मानो मजा आ रहा था। उन्होंने भगत सिंह से कहा, अरे मेरे प्यारे सरदार, वो आजाद है आजाद, और आजाद जब अंधेरे में ओझल हुआ तो हुआ। उसे ढूंढ पाना घास के ढेर से सुई ढूंढने जैसा है। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात सुनकर भगत सिंह ने मायूस होकर कहा, गणेश जी, आप तो जानते हैं कि मेरे दिल में आजाद जी के लिए कितना सम्मान है। अगर मैं आजाद जी के पैर छू भी लेता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। भगत सिंह को मायूस देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी मुस्कुराते हुए बोले, ओए मेरे सोने सरदार, ऐसे मायूस नहीं होते। तू चिंता ना कर, आज मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, कल तेरी आजाद जी से मुलाकात हो ही जाएगी। भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच्ची गणेश जी, लेकिन कैसे? गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को जवाब देते हुए कहा, कल हमारे अखबार के दफ्तर में क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक होने वाली है, जिसमें तुम आजाद जी के साथ साथ बड़े दिग्गज क्रांतिकारियों से भी मिल सकते हो। गणेश शंकर विद्यार्थी के मुंह से ये बात सुनकर भगत सिंह एक छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, कौन कौन से क्रांतिकारी आने वाले हैं कल की बैठक में? भगत सिंह का उतावलापन देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा, अपनी इस खुशी को कल तक के लिए बचा कर रखो भगत। कल रात तुम खुद ही देख लेना कि बैठक में कौन कौन से क्रांतिकारी आने वाले हैं। अभी जाओ और खाना खाकर सो जाओ। गणेश शंकर विद्यार्थी के जोर देने पर भगत सिंह प्रताप अखबार के दफ्तर में अपनी सोने की जगह पर आकर बिना खाए ही लेट गए। मानो भगत सिंह के पेट से भूख और आंखों से नींद दोनों गायब हो चुके थे। भगत सिंह की आंखों के सामने बार बार चंद्रशेखर आजाद का वो तेजस्वी चेहरा तैर रहा था जिसे कुछ घंटों पहले भगत सिंह ने देखा था। कुल मिलाकर भगत सिंह की रात इसी कश्मकश में गुजर रही थी कि कल जब चंद्रशेखर आजाद और बाकी क्रांतिकारियों से उनकी मुलाकात होगी तब वो उनसे क्या बात करेंगे, कैसे उनसे मिलेंगे। इसी कश्मकश में भगत सिंह को नींद भी नहीं आई और सुबह के आखिरी पहर गुजर चुका था।
सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ भगत सिंह की आंख खुली। आंख खुलते ही भगत सिंह ने सबसे पहले प्रताप अखबार के दफ्तर का दरवाजा खोला और बाकी खिड़कियों को खोलने के बाद पूरे दफ्तर की साफ सफाई में लग गए। जब गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप अखबार के दफ्तर पहुंचे तो भगत सिंह ने पूरे दफ्तर की साफ सफाई कर दी थी। वैसे तो भगत सिंह हमेशा सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होने के बाद अपना झोला उठाकर अखबार के लिए किसी खबर की खोज में निकल जाते थे, लेकिन उस दिन भगत ने खुद पूरे प्रताप अखबार के दफ्तर की सफाई कर दी थी। भगत सिंह के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और सर की पगड़ी भी बेतरतीब हो चुकी थी, जिसे देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओए सरदार, तू तो बड़ा खुदगर्ज निकला। आज तक तूने प्रताप अखबार के दफ्तर की झाड़ू तक को हाथ नहीं लगाया और आज तूने पूरे दफ्तर को ही चमका दिया। क्रांतिकारियों से इतना प्यार क्यों भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी के मजाक पर भगत सिंह सिर्फ मुस्कुरा दिए और अपने काम में लग गए। रात ही की तरह भगत सिंह का पूरा दिन भी इसी इंतजार में कट रहा था कि कब आज की रात होगी और कब चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात होगी। आखिरकार रात के ठीक 11 बजे भगत सिंह का इंतजार खत्म हुआ और प्रताप अखबार के दफ्तर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने दफ्तर का दरवाजा खोला, सफेद धोती और कुर्ते और साथ ही कमर में कॉल्ट पिस्टल लटकाए चंद्रशेखर आजाद ने दफ्तर में कदम रखा। दफ्तर में कदम रखते ही चंद्रशेखर आजाद पैनी नजरों से भगत सिंह की तरफ देखने लगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने भागकर चंद्रशेखर आजाद के कानों में धीमी आवाज में कुछ कहा। ना जाने क्या कहा था चंद्रशेखर आजाद के कानों में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कि आजाद के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैरने लगी। वो मुस्कुराते हुए भगत सिंह की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के पास पहुंचे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के पैरों को छूने के लिए झुके, लेकिन आजाद ने भगत को बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया और प्रेम से बोले, अरे सरदार जी, क्रांतिकारी पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। इतना कहने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को बड़े ही प्रेम से कसकर गले लगा लिया। कुछ ही देर के बाद प्रताप अखबार के दफ्तर के दरवाजे से एक एक कर तेजी से 10-12 लोग दफ्तर के भीतर आ गए। भगत सिंह बड़े ही ताज्जुब से प्रताप अखबार के दफ्तर के भीतर दाखिल हो रहे लोगों को देख रहे थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? कौन थे वो 10-12 लोग जो चंद्रशेखर आजाद के पीछे पीछे प्रताप अखबार के दफ्तर में पहुंचे थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बीच आगे क्या बातें होंगी? भगत सिंह का इस तरह चंद्रशेखर आजाद से मिलना केवल एक संयोग था या फिर क्रांति की कोई नई मशाल जलने वाली थी? ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।